आज का हमारा विषय है वेतन से आय। हमने देखा था कि आयकर में किसी व्यक्ति को आय के कुल 5 स्रोत बताए गए हैं। इसमें सबसे प्रथम शीर्षक जो होता है वो वेतन से आय होता है। सामान्य रूप से वेतन से आशय एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त नगद वेतन ही वेतन माना जाता है, लेकिन आयकर की दृष्टि से वेतन शब्द का एक व्यापक और गहरा अर्थ लिया जाता है। आयकर की दृष्टि से वेतन के अंतर्गत कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त नगद प्राप्तियां, वेतन के स्थान पर लाभ एवं मुद्रा में मूल्यांकित किए जाने वाले अनुलाभों के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। अगर हम वेतन की परिभाषा देखें धारा 17(1) के अंतर्गत, तो एक समाविष्ट परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि वेतन में निम्नलिखित शामिल है। सबसे पहला मजदूरी, अर्थात आयकर के हिसाब से वेतन एवं मजदूरी में कोई अंतर नहीं किया गया है। दूसरा, कोई एन्युटी, कोई वार्षिकी अथवा पेंशन, कोई ग्रेच्युइटी, जैसा कि पता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है ग्रेच्युइटी, कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ तथा वेतन या मजदूरी के स्थान पर लाभ या वेतन के अतिरिक्त लाभ, कोई अग्रिम वेतन, एडवांस सैलरी, लेकिन इसमें ऋण शामिल नहीं होता है, अर्जित अवकाश का उपयोग न करने पर प्राप्त राशि, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि की कर योग्य राशि, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्रमाणित प्रोविडेंट फंड को हस्तांतरित शेष का कर योग्य भाग, और अंतिम में इसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त कर्मचारी के पेंशन योजना खाते में धारा 80CCD के अंतर्गत दिया गया अंशदान। इन सभी को वेतन से आय में शामिल किया गया है। अगर हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें तो वेतन, जैसा कि हमने कहा था कि हर शीर्षक के अंतर्गत करयोग्यता के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें रखी गई है। उसी प्रकार से वेतन शीर्षक के अंतर्गत कब कोई इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, इसके लिए अनिवार्य शर्त होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अर्थात कर्मचारी और मालिक का संबंध होना चाहिए, पाने वाले में और देने वाले के बीच में। अगर मालिक और कर्मचारी का संबंध मौजूद है तो ऐसी कोई भी प्राप्ति वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी, लेकिन अगर मालिक और नौकर का संबंध मौजूद नहीं है तो वह वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। तो वेतन का शब्द हमने कहा कि आयकर की दृष्टि से वेतन और मजदूरी में कोई फर्क नहीं किया गया है। भले एक मजदूर को प्राप्त मजदूरी या एक प्रबंधक को प्राप्त सैलरी, दोनों ही इस सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होंगे। वेतन की प्राप्ति, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर ऑक्योर्स फर्स्ट, अर्थात जनरली वेतन जो होता है वो देय आधार पर टैक्सेबल होता है, भले ही गत वर्ष में ऐसे वेतन की प्राप्ति हुई हो या नहीं हुई हो। वेतन अर्जित होने का स्थान, सामान्य नियम यह है कि वेतन की आय वहां पर अर्जित होना मानी जाती है जहां पर उससे संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हो। इस नियम का अपवाद केवल इतना है कि अगर कोई भारत सरकार अपने भारतीय नागरिक को विदेश में सेवारत होने के कारण अगर उसकी सैलरी विदेश में भुगतान करता है तो ऐसी जो वेतन है वह भारत में अर्जित होना माना जाएगा। लेकिन सामान्य नियम यही है कि एक कर्मचारी अपनी सेवाएं जिस स्थान पर प्रदान करता है वही स्थान उस वेतन का अर्जित होने का स्थान माना जाता है। जो महत्वपूर्ण शर्त मैंने कहा था कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध मौजूद होना चाहिए। अगर पाने वाले में और देने वाले में मालिक और नौकर का संबंध मौजूद है तो ही ऐसी प्राप्ति इस शीर्षक के अंतर्गत आएगी, सैलरी हेड के अंतर्गत, नहीं तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चली जाएगी या बिजनेस प्रोफेशन में चली जाएगी। जैसे आपको पता है कि संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों को भारत सरकार की ओर से वेतन प्राप्त होता है। वेतन प्राप्त होने पर भी यह वेतन
वेतन शीर्षक से आय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, बल्कि इनकी यह अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत इनकम में शामिल होता है, क्योंकि भारत सरकार और संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों में मालिक और नौकर का संबंध मौजूद नहीं होता है। उसी प्रकार से साझेदारी फर्म से अगर साझेदार को किसी प्रकार की कोई सैलरी मिलती है तो भी यह सैलरी इस साझेदार के सैलरी हेड के अंतर्गत शामिल न होते हुए उसके बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में शामिल होगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर में मालिक नौकर का संबंध मौजूद नहीं होता है, बल्कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। करमुक्त वेतन, टैक्स फ्री वेतन। आपको इनकम टैक्स के हिसाब से ध्यान रखना है कि टैक्स फ्री वेतन का कोई कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में होता ही नहीं है। अगर कोई कर्मचारी को नियोक्ता ये कहता है कि आपकी सैलरी के ऊपर जितना भी टैक्स होगा वो मैं भुगतान करूंगा, तो ऐसा दिया गया आयकर उस कर्मचारी के शुद्ध वेतन में जोड़कर सकल वेतन ज्ञात किया जाता है। लेकिन परक्यूजिट्स के ऊपर जो टैक्स नियोक्ता चुकाता है वह कभी भी कर्मचारी की आय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि परक्यूजिट्स पर टैक्स देने की लायबिलिटी अब एम्प्लॉयर की कर दी गई है। नियोक्ता द्वारा वेतन से कटौतियां। अमूमन प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में से कुछ कटौतियां प्रोविडेंट फंड के नाम पर, जीआईएस के नाम पर और अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत कटौतियां की जाती है। ये सारी कटौतियों को हमें शुद्ध वेतन में जोड़कर सकल वेतन हमको ज्ञात करना होता है, और सकल वेतन ही इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्सेबल होता है, न कि शुद्ध वेतन। वेतन का त्याग। अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपने वेतन का त्याग कर देता है, अर्थात नहीं लेता है, तो इसे वेतन का प्रयोग माना जाकर टैक्सेबल करेंगे। लेकिन इस नियम का अपवाद यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से केंद्र सरकार को अगर अपना वेतन समर्पित करता है तो यह कर मुक्त माना जाएगा। अनुबंध के अंतर्गत वेतन नहीं लेना या कम वेतन लेना। अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट के तहत कम वेतन लेता है या वेतन नहीं लेता है तो इसे वेतन का प्रयोग नहीं माना जाएगा। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अमूमन कोई अकाउंटेंट कहता है कि केवल मैं, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओज है या कोई हॉस्पिटल है और उसमें कहता है कि मैं आपका अकाउंट फ्री में लिखने को तैयार हूं एग्रीमेंट के तहत, तो इसे वेतन का प्रयोग नहीं माना जाएगा और उसकी सैलरी में इसको नहीं जोड़ेंगे। अवकाश ग्रहण पर प्राप्तियां, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, लीव इनकेशमेंट है, कंपनसेशन है, वीआरएस का पैसा है, ये अवकाश ग्रहण पर प्राप्तियां हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारी वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही शामिल होती है, और ये सब प्राप्तियां क्योंकि उसने सेवाएं प्रदान की गई है उसी कारण उसे प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे सैलरी हेड के अंतर्गत ही टैक्सेबल किया जाएगा। एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। एक इनकम टैक्स में कहीं नहीं कहा गया है कि आपका एम्प्लॉयर केवल एक ही व्यक्ति होगा। आप एक से अधिक जगह पर काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 5 जगह पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है पार्ट टाइम में, तो पांचों मालिकों से प्राप्त वेतन जो है वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, अर्थात इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बिजनेस लोकल अथॉरिटी हो सकता है। माने जो हमने परिभाषा देखी थी धारा 231 के अंतर्गत व्यक्ति की, कि नियोक्ता एम्प्लॉयर में भी एनी पर्सन। वेतन देय होने की तिथि, ये बहुत जरूरी है। अमूमन जो शासकीय कर्मचारी होते हैं और अर्धशासकीय कर्मचारी होते हैं, इनका वेतन संबंधित माह से अगले माह की प्रथम तारीख को देय माना जाता है। जैसे मान लीजिए अभी नवंबर महीना चल रहा है, तो नवंबर 2020 की तनख्वाह 1 दिसंबर को अर्जित होना मानी जाएगी। इसलिए शासकीय कर्मचारियों की दशा में मार्च से लेकर फरवरी तक की जो वेतन होती है उसके ऊपर टैक्स जो है उनको रिटर्न भरना पड़ता है, टैक्स देकर रिटर्न भरना पड़ता है। लेकिन अशासकीय और बैंक कर्मचारियों की दशा में वेतन संबंधित महीने की अंतिम तिथि को देय होना माना जाता है। अर्थात इसी दशा में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो तनख्वाह प्राप्त होगी
वही उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी। अग्रिम वेतन, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी प्राप्ति आधार पर कर योग्य होती है। इस बारे में हम और आगे नियम देखेंगे। अगर ये एडवांस सैलरी उस संबंधित वर्ष में ही एडजस्ट हो गई है तो यह अलग से शामिल नहीं होगी, लेकिन अगर अगले वर्ष की तनख्वाह अगर आपने इस वर्ष में प्राप्त कर ली है तो ये प्राप्ति आधार पर कर योग्य होगी, लेकिन वापस से ऋण के रूप में लिया गया कोई भी अग्रिम आय में शामिल नहीं होगा। बकाया वेतन, एरियर्स, सैलरी रिवीजन के कारण या पे रिवीजन के कारण से अगर कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कोई एरियर के रूप में पिछली बकाया वेतन प्राप्त होता है जिस पर कि पिछले वर्षों में कोई कर नहीं लगा होता है, तो ऐसा एरियर प्राप्ति वाले वर्ष में टैक्सेबल माना जाता है। इस प्रकार हमने वेतन की परिभाषा देखी धारा 17(1) के अंतर्गत, जिसमें हमने कहा था कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। फिर हमने इस वेतन के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें आती है वो हमने आपको बताया, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत किसी कर्मचारी की सैलरी की गणना करने के लिए। अब सकल वेतन के जो कंपोनेंट्स है वो हम एक एक करके देखेंगे और इससे संबंधित नियम जब हम इसको एलोबरेट करेंगे अगले वाले लेक्चर में तब वहां पे बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है और उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी है। सबसे पहले कैश रेसिप्ट्स, अर्थात कर्मचारी को नगद रूप में जो प्राप्त होती है, ऐसे कौन कौन से वेतन होती है और उनकी कर योग्यता क्या क्या रहेगी। सबसे पहले बेसिक सैलरी अर्थात मूल वेतन। एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होने वाला मूल वेतन जो होता है वो हमेशा कर योग्य होता है और सैलरी का मुख्य भाग होता है। बोनस, कमीशन आदि यह भी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से नगद प्राप्त होता है और यह पूर्णतः कर योग्य होता है। एडवांस सैलरी और एरियर्स हमने इसके बारे में देख लिया है, ये प्राप्ति आधार पर कर योग्य हो जाती है या प्राप्ति वाले वर्ष में कर योग्य होती है और ये भी नगद में प्राप्त होती है। और पेंशन, कर्मचारी अगर रिटायर हो जाता है तो उसे मूल वेतन प्राप्त होना बंद हो जाता है और उसे पेंशन प्राप्त होना चालू हो जाती है। तो ये चारों चीजें कर्मचारी को नगद में प्राप्त होती है और ये पूर्णतः कर योग्य होती है। अब भत्ते, विभिन्न प्रकार के भत्ते अर्थात इसको इंग्लिश में कहा जाता है अलाउंसेस, जो कर्मचारियों को नगद में प्राप्त होंगे, है ना। अब इसमें जो विभिन्न भत्ते हैं उनकी कौन कौन सी किस प्रकार से टैक्सेबिलिटी है हम एक एक करके हम देख रहे हैं। सबसे पहला भत्ता होता है डियरनेस अलाउंस। समय के अनुसार आपके महंगाई में वृद्धि होने पर सरकार द्वारा समय समय पर कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलाउ किया जाता है। यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होता है। इसे हम ध्यान से देखेंगे। डियरनेस अलाउंस, इसको शॉर्ट में आप देखा होगा डीए के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है डियरनेस पे। डियरनेस पे अर्थात महंगाई वेतन। महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन में अंतर होता है कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन भी हो सकता है या सेवा शर्तों के अधीन नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वर्ड आ जाए डियरनेस पे या महंगाई वेतन तो इसे हमेशा सेवा शर्तों के अधीन माना जाएगा। और बहुत सारे कैलकुलेशन में जैसे मकान किराया भत्ता हो गया, है ना, किराया मुक्त मकान की सुविधा हो गई और प्रोविडेंट फंड की गणना हो गई, इन सभी जगह पर यहाँ पर डियरनेस अलाउंस तभी जोड़ा जाता है जब वो सेवा शर्तों के अधीन होता है। ये पूर्णतः कर योग्य होते हैं। नगर क्षतिपूरक भत्ता, बड़े शहरों में कार्यरत होने के कारण से उसकी महंगाई को कॉप अप करने के लिए नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलता है, यह पूर्णतः कर योग्य होता है। इसी प्रकार से उच्च जीवन स्तर भत्ता, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये भी 100% टैक्सेबल होता है। मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वह पहले ग्रॉस सैलरी की गणना करने में जुड़ता है, अर्थात टैक्सेबल होगा और केवल सरकारी कर्मचारियों की दशा में धारा 16(2) के अंतर्गत एक निश्चित नियमानुसार कर मुक्त होगा। वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि कितना भाग कर मुक्त होता है, कंपैरिजन करना पड़ेगा 3 फिगर के अंतर्गत हमें। तो हमें सिंपल सा मनोरंजन भत्ता ग्रॉस सैलरी की गणना में सबसे पहले हमको जोड़ना है
और बाद में ग्रॉस सैलरी में से केवल 3 सेक्शन के अंतर्गत छूट मिलती है, सेक्शन 16(1), 16(2) और 16(3) की। तो धारा 16(2) के तहत सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ता कुछ नियमों के अंतर्गत कर मुक्त होता है। मकान किराया भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस। अगर किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है और वह किराए के मकान में रहता है, अर्थात उसे किराया देना पड़ रहा है, तो इसका भी एक निश्चित राशि नियमानुसार, जिसकी हम गणना करके आपको बताएंगे, कर मुक्त होती है और शेष भाग कर योग्य होता है। कर्तव्य पूर्ति के लिए विशेष भत्ता, यह मान लीजिए कर्मचारी को अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, मान लीजिए उसको मुंबई भेजा जा रहा है और मुंबई भेजने के लिए उसके खर्चों की पूर्ति के लिए कुछ पैसे उसको दिए जा रहे हैं, तो ऐसे भत्ता जो है वह पूर्णतः कर से मुक्त होता है। अब 2 भत्ते बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यात्रा भत्ता या सवारी भत्ता। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस। इसका अर्थ होता है कि सेवा कार्य से बाहर जाने के लिए अगर इस प्रकार का भत्ता मिलता है तो यह पूर्णतः कर से मुक्त होता है। लेकिन अगर निजी कार्य के लिए अगर कर्मचारी को ऐसा भत्ता मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस, जिसे हम यात्रा या सवारी भत्ता कहते हैं, तो यह पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा। अथवा अगर इसको हम स्पेशल अलाउंस भी बोलते हैं, इन अलाउंस में से अगर कोई भाग, जो प्राप्त भाग होता है कर्मचारी को, उसमें से कोई हिस्सा कर्मचारी बचा लेता है, तो बचाया हुआ हिस्सा हमेशा कर योग्य हो जाएगा। इसके हम नियम आगे जब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे तब हम वापस इसको सविस्तार समझाएंगे। यातायात भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए जो भत्ता मिलता है उसे हम यातायात भत्ता या ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से जानते हैं। और इस असेसमेंट ईयर से, असेसमेंट ईयर 2020-21 से यह पूर्णतः कर योग्य कर दिया गया है। इससे पहले वाले सालों तक यह कर मुक्त होता था, लेकिन इस असेसमेंट ईयर से यह पूर्णतः कर योग्य कर दिया गया है। स्थानांतरण भत्ता, ट्रांसफर भत्ता, कर्मचारी का अगर ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर पर होता है और उस खर्चे को कॉप अप करने के लिए अगर ट्रांसफर अलाउंस मिलता है तो यह पूर्णतः कर से मुक्त होता है। चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता जो है यह कर्मचारी के हाथों में पूर्णतः कर योग्य होता है। और हम आगे जब देखेंगे कि चिकित्सा जो सुविधाएं मिलती है उसको किस प्रकार से कर योग्य करेंगे, हम वहां पर इसका पूरा हिस्सा देखेंगे। लेकिन चिकित्सा भत्ता हमेशा कर्मचारियों के हाथों में पूर्णतः कर योग्य होता है। शिक्षा भत्ता, यह अगर कर्मचारी को प्राप्त होता है तो 100 रुपए प्रति माह प्रति बालक, अधिकतम 2 बालकों के हिसाब से यह राशि कर से मुक्त होगी और शेष हिस्सा कर योग्य हो जाएगा। उसी प्रकार से हॉस्टल अलाउंस अगर प्राप्त होता है, हॉस्टल भत्ता प्राप्त होता है, तो यह 300 रुपया प्रति माह प्रति बालक, अधिकतम 2 बालकों के लिए कर से मुक्त होगा। जनजाति क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल अलाउंस, जो कुछ स्पेसिफाइड एरियाज है, मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्से आते हैं, तो वहां पर जो स्पेसिफाइड एरिया इनकम टैक्स में करके रखे हैं उसके हिसाब से 200 रुपया प्रति माह तक यह कर से मुक्त होता है, शेष हिस्सा कर योग्य हो जाएगा। इसके पश्चात आता है भूमिगत भत्ता, अंडरग्राउंड अलाउंस। जो कोयला खदान क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उन्हें यह भत्ता प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर उन्हें कोयला खदान में विषम अप्राकृतिक जलवायु के बीच में काम करना होता है। ऐसा भत्ता 800 रुपया प्रति माह तक कर से मुक्त होता है, शेष हिस्सा कर योग्य हो जाएगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस न करने का भत्ता, यह सरकारी डॉक्टरों को प्राप्त होता है। डॉक्टर लोगों को, चूंकि वो डॉक्टर होते हैं पेशे से, तो सरकार द्वारा नियत समय में वो अपने सरकारी हॉस्पिटल में बैठेंगे, उसके पश्चात वो अपने घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं करे, इसलिए उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। यह भत्ता 100% टैक्सेबल होता है, अर्थात पूर्णतः कर योग्य होता है। इसके पश्चात होता है वार्डन या प्रोक्टर भत्ता। सरकारी कॉलेज में या किसी भी प्रकार के कॉलेज में अगर वार्डन या प्रोक्टर भत्ता मिलता है तो यह उस शिक्षक के लिए 100% टैक्सेबल होता है। वाहन कर्मचारियों को भत्ता, अगर कर्मचारी
किसी वाहन से संबंधित उपक्रम में कार्यरत है, जैसे हम सोच ले, एग्जाम्पल ले कि हमारा हंस ट्रेवल्स में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है ना, तो वहां पर अगर इसको व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है, तो हम इन दो राशियों में कंपैरिजन करेंगे और इसमें से जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा वह कर से मुक्त होगा, शेष हिस्सा कर योग्य हो जाएगा। जो अलाउंस प्राप्त हो रहा है, ऐसे अलाउंस का 70% भाग या 10,000 रुपया प्रति माह, इन दोनों में से जो भी कम राशि होगी वो कर से मुक्त होगी और शेष राशि कर योग्य हो जाएगी। लेकिन इसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले जो फ्री पासेस होते हैं या जो विशेष भत्ते होते हैं, ये शामिल नहीं होते हैं। शैक्षणिक और शोध भत्ता, यह व्यय की गई राशि तक कर से मुक्त होता है और बचाया गया हिस्सा जो होता है वो कर योग्य हो जाएगा। अन्य कर योग्य भत्ते, हम ये सवालों में हमारे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ये भत्ते जो होते हैं 100% टैक्सेबल होते हैं। जैसे इसमें टिफिन अलाउंस हो गया, नौकर भत्ता हो गया, परियोजना भत्ता हो गया, ग्रामीण भत्ता हो गया, डेप्यूटेशन अलाउंस हो गया और ओवर टाइम अलाउंस, अतिरिक्त समय कार्य करने का जो भत्ता मिलता है, और परिवार भत्ता। ये सारे भत्ते पूर्णतः कर योग्य होंगे, अर्थात इसमें से कोई भी राशि कर से मुक्त नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं जो हमारे एमओएम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें कुछ टॉपिक क्लियर करने के हिसाब से हम इसको बता रहे हैं। मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, सीमा क्षेत्र भत्ता और फील्ड एरिया भत्ता और मॉडिफाइड फील्ड एरिया क्षतिपूरक भत्ता, ये चारों भत्ते एक स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड अमाउंट तक कर से मुक्त होते हैं और शेष हिस्सा जो होता है वो कर योग्य हो जाता है। मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता में स्पेसिफाइड एरिया समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है तो कितना होगा, है ना, ये इसमें अलग अलग स्पेसिफाइड लिमिट देके रखी है। सीमा क्षेत्र भत्ता सैनिकों के लिए देके रखा हुआ है। फील्ड एरिया क्षतिपूरक भत्ता 2600 रुपए प्रति महीने तक कर मुक्त होता है और मॉडिफाइड फील्ड एरिया क्षतिपूरक भत्ता 1000 रुपया प्रति माह तक कर से मुक्त होता है। तो अभी हमने वेतन शीर्षक के जो कंपोनेंट्स देखे उसमें कैश सैलरी और परक्विजिट्स, कैश सैलरी और अलाउंसेस वाला हिस्सा हमने कवर करा है। परक्विजिट्स वाला हिस्सा और शेष जो इसकी नियमावली होती है वो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।